उसकी एक पत्नी सुंदरी और एक बीमार बूढ़ी माँ थी। भीखू के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो खेती किया करता था, लेकिन पिछले कई सालों से भीखू की कोई भी फसल अच्छी नहीं हो पा रही थी। अजी सुनिए, अब तो घर में थोड़ा ही अनाज बचा है। माँ जी की तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती, उन्हें तो मैं भूखा भी नहीं रख सकती हूँ। जी, आपने कुछ सोचा है? आगे क्या करेंगे आप? मैं जानता हूँ सुंदरी, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। रोज इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन न जाने क्यों मेरी फसल हर बार खराब हो जाती है। कुछ महीने पहले सरसों बोई थी, लेकिन देखो न जाने वो भी अच्छी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कोई गांव वाला मेरी बोई कोई भी फसल खरीदता ही नहीं है। मैं ये अच्छे से जानती हूँ जी, इसी वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन अब तो रसोई खाने में भी थोड़ा ही अनाज बचा है। माँ जी को तो हम भूखा नहीं रख सकते हैं ना जी। आगे क्या करेंगे? खैर जाने दीजिए, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आप कुछ ना कुछ कर ही लेंगे जी। भीखू अपना सिर हिलाता हुआ हाँ कहता है। अगली सुबह भीखू अपने खेत की तरफ जा रहा था। कि तभी उसे एक आवाज आती है जो कि भीखू का ही पड़ोसी होता है। उसका नाम जग्गी होता है, जो एक लालची और दूसरों से जलने वाला व्यक्ति था। अरे भीखू भैया, कहाँ जा रहे हो? लगता है अपने खेत की तरफ अपनी फसलों को देखने जा रहे हो, हैं? अरे भाई, अब रहने भी दो। आखिर कब तक अपनी बोई फसलों की आस में रहोगे? अरे कई सालों से तो कुछ नहीं हो पा रहा तुम्हारी फसलों का, अब आगे भैया क्या ही होगा, हैं? अरे जग्गी भैया, मैं तो पूरी मेहनत करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मुझे पूरा यकीन है आज नहीं तो कल मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आखिर बेवकूफ को कोई कितना समझाए। हाँ ठीक है भाई, मैं भी देखूंगा आखिर वो दिन कितना जल्दी आएगा। भीखू उसकी ये बात सुनकर थोड़ा दुखी हो जाता है। इसके बाद भीखू अपने खेत पहुंचता है और अपनी कुदाल से थोड़ी सी जमीन खोदने लगता है। वहाँ कुछ बीज प्याज की फसल के बो देता है। मैंने प्याज के नए बीज बो दिए हैं, बस भगवान करे इस बार मेरी फसल अच्छी हो जाए। जिसके बाद भीखू अपने घर आता है। तभी उसकी बूढ़ी माँ भीखू से कहती है, अरे बेटा आ गया तू, काफी देर लगा दी बेटा तूने आने में। हाँ माँ, वो मैंने आज नई प्याज की फसल बोई है, इसलिए घर आने में थोड़ी देर हो गई। तुम बताओ, तुम्हारे पैरों का दर्द कैसा है अब? बेटा दर्द तो ऐसा ही है। कल गांव के वैद्य जी के पास गई थी, उनके पास एक औषधि है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, इसलिए उनसे लेने की हिम्मत नहीं हुई। अरे माँ, तुम चिंता मत करो, मैं कल वैद्य जी से तुम्हारे लिए वो औषधि ले आऊंगा। अच्छा चल ठीक है, तू कह रहा है तो ले ही आएगा। जिसके बाद भीखू अपने कमरे में जाता है। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, आखिर माँ के लिए वो औषधि कहाँ से लाऊंगा? अगली सुबह भीखू वैद्य के पास जाता है, जो काफी बूढ़े थे। वैद्य बाबा भीखू को देखते ही, अरे आओ आओ बेटा, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? बाबा क्या ही बताऊं, कल माँ बता रही थी कि आपने कोई पैरों की दर्द की औषधि बनाई है। माँ के पैरों का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। इस बार भी मेरी फसल अच्छी नहीं हुई है। बाबा मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे बेटा, तुम तो जानते ही हो मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। जंगलों के पेड़ पौधों से जो भी औषधि बनाता हूँ उसी से अपना गुजारा करता हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हारी मजबूरी को देखते हुए मैं तुम्हारी माँ के पैरों की औषधि दे देता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बदले मुझे 4 दिन तक भोजन कराना होगा। भीखू ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। ठीक है बाबा, मैं 4 दिन तक रोज तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया करूँगा। जिसके बाद बाबा उसे कांच की शीशी देता है, जिसे लेकर भीखू अपने घर आता है। घर पर उसकी माँ और बीवी होते हैं। तभी भीखू अपनी माँ से, ये लो माँ, मैं तुम्हारी दवाई वैद्य जी से ले आया हूँ, अब तुम्हारे पैरों के दर्द में जल्दी आराम आ जाएगा। अरे मेरे लाल, मुझे पता था
तो जरूर मेरी दवा ले आएगा। अब तू देखना बेटा, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तेरे जैसा बेटा पाकर तो मैं धन्य ही हो गई बेटा। ये तो मेरा कर्तव्य था माँ। तभी उसकी पत्नी भीखू के पास आती है। सुनिए जी, सच सच बताइए, आपके पास माँ जी की दवा के लिए पैसे कहाँ से आए? क्या किसी से आपने उधारी ली है? नहीं नहीं भाग्यवान, मैंने किसी से उधारी नहीं ली। वैद्य जी ने पैसे नहीं लिए हैं, लेकिन ये वो क्या कर रहे हैं? बताइए ना जी, मुझे पैसे कहाँ से आए वैद्य को देने को? सुंदरी, वैद्य जी चाहते हैं कि माँ के औषधि के बदले मैं उन्हें 4 दिन का भोजन खिलाऊं। क्या कहा आपने? 4 दिन का भोजन? ये क्या बोल दिया आपने उनसे? आपको पता है, रसोई घर में सिर्फ सीमित ही भोजन रह गया है। ऐसे में अगर हम 4 दिन तक रोज भोजन वैद्य को दे देंगे तो मैं आपको और माँ जी को क्या खिलाऊंगी जी? भाग्यवान, मैं जानता हूँ मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता ही नहीं था। माँ के लिए वैद्य जी से वो औषधि लेनी बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। जिसके बाद दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। शाम होती है। भीखू की पत्नी भीखू और उसकी माँ को भोजन देती है। भीखू की माँ भोजन खाने लगती है, लेकिन भीखू सिर्फ भोजन को देख रहा था। अरे क्या हुआ बेटा, तू भोजन क्यों नहीं खा रहा? अरे माँ, खा लूंगा, अभी थोड़ा मन नहीं है, आप खाइए ना। जिसके बाद भीखू की माँ अपने कमरे में चली जाती है और भीखू अपना भोजन लेकर बाबा के पास जाता है। बाबा, मैं आपके लिए भोजन लेके आया हूँ, खा लीजिए। जो भी मेरे घर में रूखा सूखा था मैं आपके लिए ले आया हूँ। अरे आ गए बेटा तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बहुत जोरों की भूख लगी है बेटा। जिसके बाद बाबा उसका भोजन खा लेता है। इसके बाद भोला रोज ऐसा ही करता, अपने हिस्से का भोजन वैद्य बाबा को दे देता। चौथे दिन भीखू की पत्नी, सुनिए जी, आज तो रसोई घर में सारा अनाज खत्म हो गया है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है जी, आज क्या बनाऊंगी? भीखू ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। भीखू मन ही मन सोचने लगता है, आज कैसे बाबा को भोजन दूंगा। वो अपने खेत में जाता है और देखता है कि उसकी बोई प्याज की फसलों में से एक प्याज खिलाई है, जो देखने में बहुत सुंदर लग रही है। भीखू उसे तोड़कर अपने घर ले आता है। तभी उसकी पत्नी, ये क्या लाए हैं जी? इसे एक प्याज से क्या होगा भला? भीखू रसोई घर में जाता है और एक आटे के डिब्बे को खोलता है, जिसमें बहुत ही कम आटा था। तुम इस आटे की रोटी बना दो। क्या बोल रही हैं जी? इस आटे की मुश्किल से एक, और वो भी बहुत ही छोटी रोटी बनेगी जी। इससे तो किसी का पेट नहीं भरेगा। तुम बनाओ तो सही, तुम इस आटे की छोटी ही सही, लेकिन रोटी बना दो। जिसके बाद उसकी पत्नी उस थोड़े से आटे की एक छोटी सी रोटी बना देती है। उसे लेकर भीखू वैद्य के पास जाता है। ये लो बाबा, मैं भोजन ले आया हूँ, लेकिन आपसे माफी चाहता हूँ, आज मेरे घर पर आटा नहीं था। बस जो थोड़ा सा आटा बचा था उसी से मेरी पत्नी ने आपके लिए रोटी बना दी है, और साथ में मैं अपनी प्याज की बोई फसल में से सबसे पहले जो प्याज खिलाई थी वो ले आया हूँ। वैद्य बाबा भीखू की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं आज यही खा लूंगा। वो रोटी और प्याज खाने के बाद, बेटा तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारी रोटी और प्याज खाकर मुझे बहुत आनंद आया। तुम्हारी ईमानदारी और निष्ठा को देखते हुए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी वैद्य बाबा अपने एक पिटारे में से एक सफेद रंग की पोटली निकालते हैं और भीखू को दे देते हैं। ये लो बेटा, ये औषधि मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। ये बहुत चमत्कारी है। इसे तुम जिस भी चीज में डालोगे उसका स्वाद 10 गुना बढ़ जाएगा। जैसे तुमने मुझे भोजन खिलाया है, वैसे ही तुम हर भूखे इंसान को भोजन कराओ। तुम एक ढाबा खोलो, तुम जो भी खाने की चीज बनाओगे उसमें इसका इस्तेमाल करना। ये तुम्हारी कमाई का साधन भी बनेगा। जो तुम्हारा भोजन एक बार खा लेगा वो बार बार आएगा। इसके बाद बाबा जोर जोर से हंसने लगते हैं।
बाबा की बात सुनकर भीखू भी खुश हो जाता है और बाबा से वो पोटली लेकर अपने घर जाता है। अरे आ गए आप, ये हाथ में क्या है आपके जी? भीखू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या सच में ये चमत्कारी औषधि है? लेकिन जी हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, कहाँ से लाएंगे बनाने के लिए अनाज? हाँ भाग्यवान, यही तो अब मैं सोच रहा हूँ कि भोजन बनाने के लिए अनाज की तो आवश्यकता होगी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी एक औरत भीखू के घर आती है। अरे सुंदरी भाभी, कहाँ हैं आप? अरे आइए मीना भाभी, कैसे आना हुआ? अरे आपके लिए कच्चे चावल और दाल लेकर आई हूँ। इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। अब भीखू भाई का तो पूरे गांव में पता ही है, इनकी फसल कहाँ अच्छी हुई होगी, तो सोचा थोड़ा आपके घर ही दे देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मीना भाभी आपका, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। अरे नहीं भाभी, आखिर आप इतनी अच्छी हैं, बस इसीलिए आ गई आपके पास लेकर। अच्छा सुंदरी भाभी, अब मैं चलती हूँ। जिसके बाद मीना अपने घर चली जाती है। ये देखिए जी, कितने सारे चावल और दाल है, अब हम इन्हीं बनाएंगे। जिसके बाद भीखू और सुंदरी दोनों साथ में दाल और चावल बनाने लग जाते हैं। दाल चावल बन जाने के बाद चलो सुंदरी, अब इसमें ये बाबा की चमत्कारी औषधि डालते हैं। हाँ जी, आप ही डालिए इसमें औषधि। भीखू दाल चावल में औषधि डालता है। दोनों दाल चावल लेकर अपने घर के बाहर एक एक लकड़ी की पटरी पर खड़े हो जाते हैं। तभी भीखू के पास गांव का एक युवक आता है। अरे ओ भीखू भैया, अब ये कौन सा नया काम खोल लिया है? दाल चावल का ढाबा? पर मुझे लगता नहीं है ये चलेगा भाई। अरे भाई एक बार खा करके तो देखिए, हम दोनों मियाँ बीबी ने बहुत मेहनत से बनाए हैं, उसके बाद बताइएगा। अच्छा ठीक है, खा लेता हूँ तुम्हारे बने दाल चावल। ये बताओ कैसे दिए पहले? बस 10 रुपए की प्लेट है भाई। हाँ ठीक है, दे दो एक प्लेट। जिसके बाद भीखू की पत्नी उसे एक प्लेट दाल चावल देती है। वो युवक दाल चावल खाने लगता है। अरे भीखू भाई, ये तो बहुत स्वाद है, ऐसे दाल चावल तो मैंने कभी नहीं खाए। जरा एक प्लेट और लगा दो। भीखू और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। ये सब जग्गी चुपके से देख रहा था। जग्गी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ओह, तो अब इस भीखू ने नया रास्ता खोज निकाला है। अब पूरे गांव में इसकी वाहवाही होने लगेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे कुछ करना होगा। वो भीखू के ढाबे के पास गया। अरे भीखू भाई, कैसे हो भाई? आज बड़े जोरों की भूख लगी है, जरा एक प्लेट दाल चावल तो लगा देना। अरे भाई, अब तो दाल चावल खत्म हो गए, माफ करना भाई, अब तुम कल आना। अब ये भी कोई बात हुई भीखू भाई? इतने मन से आया था तुम्हारे ढाबे पर। खैर अब जाने दो, अच्छा चलता हूँ मैं। अच्छा रुको भाई, मैं अभी तुम्हारे लिए दाल चावल बना देता हूँ। हाँ ठीक है भाई, बना दो। तभी भीखू को थोड़ी दया आ गई। भीखू जग्गी के लिए दाल चावल बनाने लगा और देखते ही देखते भीखू अपनी उसी सफेद पोटली को निकालता है और उसमें से बाबा की दी औषधि उसमें डाल देता है। ये सब जग्गी बहुत ध्यान से देख रहा था। अच्छा, तो ये राज है इसके इतने स्वादिष्ट दाल चावल का। इसकी वजह से ही पूरे गांव में इसके दाल चावल इतने स्वादिष्ट होते हैं। तभी भीखू जग्गी को अपने बनाए दाल चावल देता है। ये लो भाई, खाओ मेरे दाल चावल। अच्छा ठीक है भाई, मजा आ गया, वाह तुम्हारे दाल चावल खाकर। अच्छा अब मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बाद जग्गी फिर से वापस भीखू के ढाबे पर आता है और देखता है कि ढाबे पर कोई नहीं है। वो चुपके से सफेद पोटली उठा लेता है और अपने घर आ जाता है। अब ये हुई ना कुछ बात। अब मैं देखता हूँ कि उस भीखू के दाल चावल कैसे बिकते हैं। अब मैं अपना ढाबा खोलूंगा और खूब सारे पैसे कमाऊंगा। हाँ। उधर भीखू को पूरे ढाबे में जब कहीं वो चमत्कारी पोटली नहीं मिलती तो वो और उसकी पत्नी बहुत दुखी हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे जी? आखिर वो पोटली कौन ले जा सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब क्या होगा? भीखू उसी बाबा के पास जाता है। बाबा, वो पोटली जो मुझे आपने दी थी वो किसी ने चोरी कर ली है। अब क्या होगा बाबा? अब कैसे मेरे हाथ के बने दाल चावल लोगों को पसंद आएंगे? बेटा,
तुम चिंता मत करो, जिसने भी वो पोटली चुराई होगी उस पर उस औषधि का उल्टा असर होगा। लेकिन बेटा, तुम उदास क्यों होते हो? तुम जो बहुत मेहनत और लगन से दाल चावल बनाते थे, तभी सभी गांव वाले तुम्हारे बनाए दाल चावल इतना पसंद करते थे। हाँ, मेरी दी गई औषधि स्वाद को थोड़ा बढ़ा जरूर देती थी, लेकिन तुम्हारी सच्ची निष्ठा और लगन के आगे उसका इतना महत्व भी नहीं। तुम जाओ और फिर से अपने ढाबे पर जाकर उसी प्रेम और निष्ठा भाव से दाल चावल बनाओ। तुम देखना, गांव वालों को तुम्हारे बने ये दाल चावल भी बहुत पसंद आएंगे। ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। जिसके बाद भीखू अपनी पत्नी के साथ फिर से दाल चावल बनाना शुरू कर देता है। उधर जग्गी भी अपना ढाबा खोलता है और खूब सारे दाल चावल बनाता है और उसमें वही औषधि मिलाता है। गांव का ही एक आदमी जग्गी की दुकान पर आता है। अरे भाई, जरा एक प्लेट दाल चावल लगा दो। हाँ हाँ भाई, अभी लगा देता हूँ। जैसे ही वो आदमी जग्गी के बनाए दाल चावल खाता है, उल्टियाँ करने लगता है। अरे ये क्या बकवास दाल चावल बनाए हैं? जब बनाने नहीं आते तो क्यों बेचते हो? अरे अरे, क्या हुआ भाई? क्या दाल चावल पसंद नहीं आए? पसंद आने की तो बात दूर है, इतने खराब तो मैंने कभी नहीं खाए। तुम ही खाओ अपने दाल चावल। जिसके बाद गुस्से में वो आदमी वहाँ से चला जाता है। आखिर अब ऐसे कैसे बने हैं? मैं ही खा के देखता हूँ। अरे अरे, इतने कड़वे बने हैं ये तो, इनसे तो मुझे भी उल्टी हो जाएगी। छी 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 छी। हे भगवान, अब कौन मेरे इतने सारे बने दाल चावल खाएगा? इतने सारे दाल चावल खरीदने के लिए तो मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। ये क्या कर दिया मैंने? और जग्गी बहुत तेज तेज रोने लगता है। भीखू और उसकी पत्नी बहुत मेहनत से बिना इस बार औषधि के दाल चावल बनाते हैं। सभी गांव वालों को वो बहुत पसंद आते हैं और उनके ढाबे पर फिर से लोगों की भीड़ लग जाती है। और बिना उस औषधि के अब भीखू का ढाबा चलने लगता है और भीखू हंसी खुशी अपनी माँ और पत्नी के साथ रहने लगता है।